रिश्तों की मर्यादा। कुछ रिश्तों की अपनी एक सीमा होती है, अपना एक दायरा होता है। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, यहां पर किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद, कोई भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता हो सकता है। किसी भी रिश्ते से किसी भी दायरे या सीमे की उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन आज के टाइम पे भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जैसे कि माँ और बेटे का रिश्ता या बहन और भाई का रिश्ता। लेकिन तब क्या हो जब एक भाई अपनी ही बहन का एक अश्लील, एक गंदा वीडियो बना ले और अपनी बहन को ब्लैकमेल करने लगे। आखिर तब क्या हो जब एक भाई अपनी ही बहन का शारीरिक शोषण करने लगे और शोषण इस कदर बढ़ जाए कि वो बहन प्रेग्नेंट हो जाए। तब ये समाज किसी को क्या मुंह दिखाएगा? जिस समाज में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, वो समाज आगे चलकर क्या तरक्की करेगा? आज के इस वीडियो में हम साल 2023 में एक ऐसी घटना सामने आई थी, उसके बारे में बात करेंगे, जहां पर एक भाई ने ही अपनी बहन का शारीरिक शोषण किया और ये शारीरिक शोषण थोड़े समय तक नहीं बल्कि तकरीबन 3 साल तक चला और उस बहन ने 3 साल तक सब कुछ सहा। आज के वीडियो में उस घटना पर विगतवार चर्चा करेंगे कि आखिर इस घटना की शुरुआत कैसे हुई और इस घटना में कौन कौन शामिल था और इसका आखिर खुलासा कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। साल 2023, इस साल एक ऐसी घटना सामने आती है जो घटना पूरे भारत को हिलाकर रख देती है, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने की एक ऐसी कहानी गढ़ी गई और उस कहानी को इस कदर दबाया गया कि किसी के सामने ही ना आ सके। जब एक परिवार के 2 सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे, यानी कि एक बच्ची थी, एक भाई था, उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और भाई भी कहीं बाहर गया हुआ था और बहन अपने ही घर में सो रही थी। तभी उसका भाई अचानक बाहर से कहीं से आता है और अपनी माँ और बाबूजी को आवाज लगाता है और जब वो नहीं मिलते हैं तो वो घर में दाखिल होता है और देखता है कि सामने चारपाई पर उसकी बहन लेटी हुई और वो उसी के पास लेट जाता है और उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगता है, कुछ ऐसा शोषण करने लगता है, शरीर के कुछ अंगों को ऐसे छूता है कि बहन को बुरा लगता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक आवाज पहुंचती है और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ? वो लड़की कहती है कि मुझे अपने बड़ी बहन के घर जाना है और अभी जाना है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि अपने माता पिता को आ जाने दो, फिर हम भेज देंगे। वो लड़की कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी जाना है। लेकिन ये घटना आज की नहीं थी, ये घटना की शुरुआत हुई थी साल 2012 से, जब एक दंपति की मृत्यु हो जाती है। ये घटना की शुरुआत साल 2012 से होती है, जब एक दंपति की मृत्यु हो जाती है जो प्रतापगढ़ में रहा करते थे और उनके पीछे रह जाती हैं उनकी 2 बच्ची, जिनकी उम्र तकरीबन एक की उम्र 6 साल थी और एक की उम्र कोई 8 या 9 साल रही होगी। और वो उन बच्चियों को अपनी बूढ़ी माँ के सहारे छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वो बूढ़ी माँ दिन रात चिल्लाया करती थी, रोया करती थी कि आखिर कमाने वाला कोई नहीं है, इन बच्चियों का पालन पोषण कैसे होगा, इनका भविष्य कैसे सुधरेगा। और एक दिन इनकी आवाज पड़ोस में ही रहने वाली अख्तरी बेगम के कानों तक पहुंचती और वो इनके घर आती हैं और कहती हैं कि दादी अम्मा, क्या हम आपकी एक बच्ची को ले जाकर उसका पालन पोषण कर सकते हैं? क्योंकि भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किए, लेकिन एक बेटे के अलावा हमें दूसरी कोई औलाद नहीं हुई, तो हम आपकी इस बेटी को ले जाना चाहते हैं और इसका पालन पोषण करेंगे, इसकी अच्छी पढ़ाई करेंगे, इसकी अच्छी शादी करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। इस बात की पूरी तसल्ली देते हैं। वो बूढ़ी औरत भी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बच्ची को ले जाओ। और वो उस बच्ची को अपने घर ले आते हैं, जहां पर उनका एक बच्चा पहले से था जिसका नाम था अक्षय बाबू। जो बच्चा पहले से था और वो बच्ची आ जाती है, उसके बाद वो दोनों खूब हंसते खेलते हैं, साथ में रहने लगते हैं, वो सारे काम करते हैं जो एक बहन और भाई के बीच में होता है। मोहल्ले वाले भी देखते थे तो कहते थे कि अख्तरी बेगम ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस बच्ची को सहारा दिया जिसके सहारे के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। वक्त धीरे धीरे बढ़ता है, सब सही चलने लगता है, ये बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। लेकिन जिस वक्त पर ये बच्ची और वो लड़का साथ में खेलते थे, उस वक्त पर वो लड़का इस लड़की को गलत जगह पर टच करता था, जिसको बैड टच भी बोलते हैं। उन जगहों पर इसे टच किया करता था जिसकी वजह से ये लड़की कभी कभी उसे डांट देती थी और वो लड़का वहां से सॉरी बोलकर साइड हो जाता था।
लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो एक बहन और भाई के रिश्ते को शर्मसार कर देता है। होता कुछ यूं है कि ये राशिद और अख्तारी बेगम कहीं बाहर गए होते हैं। उस वक्त पर ये लड़का और वो लड़की अकेले घर पे होते हैं और उस लड़की के नहाने का समय हो जाता है। वो लड़की बाथरूम में जाती है और नहाने लगती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पीठ पीछे एक कैमरा चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये अक्षय बाबू जो उसका भाई था, वो उसके नहाते हुए का वीडियो बना रहा था। उसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद घर के अंदर आकर चुपचाप बैठ गया। जब वो लड़की नहा कर वापस आती है तो अक्षय उससे कहता है कि तुम नहाते हुए बहुत अच्छी लगती हो, और वो लड़की उसे डांट कर चुप करा देती है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या बदतमीजी है। तब वो लड़का उसे वो वीडियो दिखाता है कि ये वीडियो देखो कि तुमने नहाते हुए क्या क्या किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड है। और उसके बाद इसको डिलीट करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जब मैं बोलता जाऊं वो तुम करती जाओ। और ये लड़की मजबूर हो जाती है और वो सब कुछ करती है जो लड़का बोलता है। और ये लड़का उसे धीरे धीरे और भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद वो उसे परमानेंट ब्लैकमेल करता रहता है। और एक दिन उस लड़की के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और अख्तारी बेगम उसे पासी के विक्रम चौराहे पर एक नर्सिंग होम में ले जाती हैं। वहां दिखाती हैं तो पता चलता है कि वो लड़की 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात उस लड़की को पता चलती है, वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है और फिर उसकी माँ उसके ऊपर पानी डालती है और उठाने का प्रयास करती है। जब लड़की उठती है तो वो डॉक्टर से कहती है कि इसका अबॉर्शन कर दो। डॉक्टर कहता है कि बच्चा 3 महीने का हो चुका है, अब अबॉर्शन तो संभव नहीं है। अगर अबॉर्शन करते हैं तो दोनों की जान जा सकती है और हम अबॉर्शन करेंगे भी नहीं। उसके बाद अख्तारी बेगम उस बच्ची को लेती हैं और अपने घर चली आती हैं। घर आकर जब उस लड़की को फटकार लगाती हैं तो अपनी कहानी शुरू से आखिर तक बयान कर देती है। उसके बाद अख्तारी बेगम अपने बेटे को डांटती तो है, लेकिन इतना नहीं डांटती हैं जितना डांटना चाहिए। जो कृत्य उसने किया था ये एक क्राइम था जिसके लिए उसे जेल जाना था, लेकिन उसने उतना नहीं डांटा जितना उसे डांटने की जरूरत थी और उसे थोड़ा बहुत डांट कर शांत करा दी। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और वो लड़की फिर हॉस्पिटल जाती है प्रसव पीड़ा के टाइम, और उस बच्ची ने एक और छोटी बच्ची को जन्म दिया। जिस वक्त इस बच्ची का जन्म हुआ था ये लड़की की उम्र महज 16 साल थी। तारी बेगम वहां जाती हैं कि इस बच्चे को इंजेक्शन लगा दो, ये मर जाए और इसकी डिलीवरी हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करिएगा ताकि ये कृत्य जो हुआ है, ये घटना जो हुई है, ये हमेशा हमेशा के लिए दब जाए, किसी के सामने ही ना आए। लेकिन डॉक्टर इस बात से साफ साफ मना कर देते हैं कि हम इस बच्ची को जहर तो नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। फिर उसके बाद उस लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया और अख्तारी बेगम के बार बार कहने पर आखिर डॉक्टर ने यह कहा कि हम इस बच्ची को खुद रखकर पाल लेंगे और आप इसे यहां से ले जाइए। अख्तारी बेगम उस लड़की को ले आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जो बच्चा हुआ था वो मरा हुआ था। लेकिन इस घटना के 3 महीने बाद उस लड़की को पता चलता है कि जिस बच्ची को उसने जन्म दिया था वो बच्ची अभी भी जीवित है। और फिर वो पता लगाती है कि वो बच्ची कहाँ है, किसने उसे गोद लिया है, किसके पास रह रही है। और फिर आखिर होते करते वो विक्रम चौराहे स्थित उस नर्सिंग होम में पहुंचती है और वहां बवाल करती है। उसके बाद हॉस्पिटल संचालक ने उसकी मां को फोन किया कि आपकी बेटी यहाँ आकर बवाल कर रही है, इसे यहाँ से ले जाइए वरना समस्याएं मेरे और आपके लिए बढ़ जाएंगी। उसके बाद इस बच्ची को घर लाया जाता है और इस बच्ची को समझाया जाता है कि उस घटना को भूल जाओ, उस बच्चे का नाम भी दोबारा अपनी जबान पर ना लाना। लेकिन जब ये बच्ची नहीं मानती है तो इसे मारा जाता है, पीटा जाता है, करंट लगाया जाता है ताकि ये घटना हमेशा हमेशा के लिए दब जाए। और वही हुआ। आखिर बच्ची ही तो थी, 16 साल उम्र थी, वो डर के मारे शांत हो गई और ये घटना दब गई। धीरे 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 साल 2023 आ जाता है। साल 2021 में अगर ये घटना सबके सामने आ जाती तो शायद उस बच्ची के साथ वो नहीं होता जो उसके साथ हुआ। शायद उसे इस प्रताड़ना का सामना न करना पड़ता, शायद उसे उसकी बच्ची को गंवाना न पड़ता। साल 2023 में एक दिन फिर वही हुआ कि राशिद और अख्तारी बेगम कहीं बाहर गए हुए थे और ये लड़की घर पे अकेली थी और उसका भाई अचानक आ जाता है और इसके साथ फिर वही यानी कि रेप करने का प्रयास करता है। और अब की बार ये लड़की शांत नहीं रहती है और ये चिल्लाने लगती है।
उसके बाद इसके माता पिता आते हैं और इसे इसकी बड़ी बहन के यहाँ भेज देते हैं। बड़ी बहन को इस पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बताती है, इसके साथ इन दिनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या उसने सहा। ये सुनकर बड़ी बहन भी रोने लगती है, उसके रोने का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद नजदीकी पुलिस थाने में FIR की जाती है और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक अख्तारी बेगम का पति राशिद और बेटा, ऐसे ही और 4 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद पुलिस ने पूरा प्रयास किया कि इस बच्ची को न्याय मिल सके। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, किसी को परेशान करना या कोई सभी रिश्तों पर इल्जाम लगाना नहीं है। इस घटना को बताने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आजकल अगर किसी पे भी भरोसा करते हैं तो आंख बंद करके भरोसा ना करिए, क्योंकि अगर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी खाई की ओर ही जाएंगे। अगर अख्तारी बेगम ने जब उस बच्ची ने उसको इस घटना के बारे में बताया था, तभी अपने बेटे को डांटा होता, तो शायद वो बच्ची जिसने इतना कुछ सहा वो इस दौर से ना गुजर, वो बच सकती थी। लेकिन अख्तारी बेगम ने ममता में आकर अपने बेटे को बचाने के प्रयास में उस घटना को दबाने का प्रयास किया, न कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाने का, जो कि निहायत ही गलत। आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में ऐसी ही किसी खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।